हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। औपनिवेशिक शहर चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है औपनिवेशिक काल में नगर संरचना। अर्थात औपनिवेशिक काल में नगर किस प्रकार बसाए गए थे, इसके विषय में इस टॉपिक के अंतर्गत हमें जानकारी मिलेगी। तो औपनिवेशिक नगरों या शहरों में अंग्रेज अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आंकड़ों और जानकारियों का विस्तृत विवरण रखा करते थे। वे नियमित रूप से सर्वेक्षण के द्वारा बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नज़र रखते थे। इसके लिए वे सांख्यिकी आंकड़े संग्रह करते थे तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्ट भी प्रकाशित करते। इसका मतलब यह है बच्चों कि अंग्रेज सांख्यिकी मतलब संख्या के आधार पर हर क्षेत्र में संख्या की गणना करते थे। जैसे कितने व्यापारी हैं, कितने आयु वर्ग के लोग हैं। जो जनगणना होती है हमारे यहाँ, यह कार्य अंग्रेज़ों द्वारा 1881 में प्रारंभ किया गया था। 10 वर्षीय जनगणना का कार्यक्रम शुरू किया गया था। तभी से हमारे देश में 10 वर्षीय जनगणना होती है, यानी 10 साल के पश्चात पूरे देश की जनगणना होती है। और कितने आयु वर्ग के कितने लोग हैं, इसकी भी गणना की जाती है, जैसे बाल गणना। और कितने छात्र हैं, कितने वयस्क हैं, कितने अल्पवयस्क हैं, ये सब जो गणनाएं की जाती हैं, इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों द्वारा ही की गई थी। और क्यों की गई थी? क्योंकि वे जीवन की गति और दिशा दोनों पर नज़र रखते थे। इस सांख्यिकी गणना के पीछे, आंकड़े संग्रह करने के पीछे क्या उद्देश्य था बच्चों अंग्रेजों का? जीवन की गति और दिशा पर नज़र रखना। तब लोगों की जो संख्या है किस दिशा में जा रही है, लोगों की जीवन शैली क्या है, रहन सहन क्या है, और इसमें किस प्रकार सुधार आ रहा है, किस प्रकार गिरावट हो रही, किस दिशा में, किस क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सब गणना करने के लिए ही अंग्रेज़ों ने क्या किया? शहरों में आंकड़ों और जानकारियों का विस्तृत विवरण रखना शुरू किया। फिर औपनिवेशिक सरकार अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में सुव्यवस्थित नगर योजना के लिए नक्शा या मानचित्र द्वारा नगर निर्माण पर अत्यधिक बल दिया। तब किसी भी नगर को बसाने से पहले अंग्रेज क्या करते थे? उसका नक्शा बनवा लेते थे या मानचित्र बनवा लेते थे। आजकल अलग से लोग इस डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग करते हैं, जिन्हें आर्किटेक्चर कहा जाता है बच्चों। तो ये आर्किटेक्चर जो होते हैं वो मानचित्र बनाते हैं, यानी रूपरेखा तैयार करते हैं किसी भी भवन का। जैसे कम जगह में अच्छे से मकान बनवाना हो तो लोग पहले क्या करते हैं? नक्शा बनवा लेते हैं। तो ये अब अलग से डिपार्टमेंट ही हो गया है इंजीनियरिंग का। पहले अंग्रेज़ों ने यह कार्य शुरू किया, नक्शा बनवाना, और उसी के अनुसार नगर निर्माण योजना प्रारंभ करना। क्यों? उसका मत था कि इन नक्शों के द्वारा विकास की योजना तैयार करने, मतलब नक्शों द्वारा क्या क्या किया जा सकता है? अंग्रेज़ों का मत क्या था कि नक्शों के द्वारा विकास की योजना तैयार करने, व्यवसायों को विकसित करने तथा इन शहरों पर बेहतर नियंत्रण बनाए रखने में सहायता मिलती है। तब शहरों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए
व्यवसाय की योजना तैयार करने के लिए, विकास की योजना तैयार करने के लिए, व्यवसाय को विकसित करने के लिए सुनियोजित ढंग से नगर निर्माण योजना, मानचित्र बनाकर, नक्शे बनवाकर अंग्रेजों ने नगर को बसाना प्रारंभ किया था। इसके अतिरिक्त घाटों की जगह मकानों की सघनता, गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति एवं कराधान, जो कर लगाया जाता है उसे कराधान कहा जाता है, रणनीति बनाने में सहायता मिलती है। और क्या क्या होता है? सुनियोजित ढंग से नक्शे बना करके नगर का निर्माण करने से क्या क्या बेहतर हो सकता है बच्चों? तो अंग्रेजों के अनुसार घाटों की जगह मकानों की सघनता, घाटों के लिए जगह मिल सकता है। मकान मतलब जो शहर में देखते हैं आप लोग कि किसी भी नदी के किनारे सघन आबादी निवास करती है, तो मकानों की सघनता और गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति, तब किस प्रकार इनकी गुणवत्ता में वृद्धि की जाए और सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए, एवं कराधान की रणनीति, लोगों पर कर लगाने की रणनीति बनाने में सहायता मिलती है जब सुनियोजित शहर बसे रहते हैं। तो इस तरह से ये रक्षा संबंधी उद्देश्यों की योजना तैयार करने में भी सहायक होते हैं। तो ऐसे नगर की सुरक्षा व्यवस्था भी आसानी से की जा सकती है। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने शहरों के समुचित रखरखाव के लिए आवश्यक खर्चों को पूरा करने हेतु वार्षिक नगर पालिका प्रणाली की शुरुआत की। तो नगर पालिका प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा ही की गई है बच्चों। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को भी कुछ कार्य सौंपे गए। तब नगर पालिका में कुछ कार्य भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंप दिए गए ताकि भारतीय इसका यानी नगर पालिका प्रणाली का विरोध न करें। नगर निगम का मुख्य उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, जल की निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना था। तो आज भी नगर पालिका और नगर निगम का कार्य यही होता है और नगर निगम की गतिविधियों के कारण नए तरह के रिकॉर्ड्स बने जिन्हें नगर पालिका के रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाने लगा। तो नगर पालिका और नगर निगम की शुरुआत भी अंग्रेजों द्वारा की गई और आज भी नगर पालिका और नगर निगम कार्यरत है। छोटे शहरों में केवल नगर पालिका कार्य करती है, बड़े शहरों में नगर निगम एवं नगर पालिका दोनों ही कार्य करते हैं। जैसे बनारस में नगर निगम नगर पालिका, कानपुर में नगर निगम नगर पालिका, और छोटे शहरों जैसे जौनपुर में है तो केवल नगर पालिका कार्य करती है। तो ऐसे आबादी के अनुपात में नगर निगम और नगर पालिकाएँ कार्य करती हैं। तो औपनिवेशिक काल में नगर संरचना को दो भागों में विभाजित किया गया। ये दो विभाग कौन कौन से हैं? नगर पालिका और नगर निगम के अंतर्गत औपनिवेशिक संरचना को दो भागों में बांट दिया गया। फिर शहरी जनगणना 19वीं शताब्दी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम प्रयास 1872 में किया गया। तब पहली जनगणना जो की गई वह 1872 में की गई थी, किंतु 10 वर्षीय जनगणना 1881 में प्रत्येक 10 वर्षों में की जाने वाली जनगणना को 10 वर्षीय जनगणना कहते हैं। जैसे 2011 के अनुसार अभी हम लिखते हैं कि भारत की साक्षरता दर इतनी है, भारत की जनसंख्या इतनी है, भारत में वयस्क नागरिकों की संख्या इतनी है, लिंगानुपात इतना है। ये सब हम
2011 की जनगणना के अनुसार लिखते हैं। अब 2021 में जनगणना होगी तो सारे आंकड़े बदल जाएंगे, यानी 10 वर्षों तक वही आंकड़े चलते हैं। तो ये 10 वर्षीय जनगणना आरंभ हुई थी 1881 में। तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और प्रथम बार पूरे भारत की जनगणना कराने का प्रयास 1872 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से प्राप्त आंकड़े बहुमूल्य स्रोत थे, जो कि ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्ध कराते थे। इन आंकड़ों के द्वारा ही पता चलता था कि शहर में आबादी कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है और सरकार उनके लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं कायम कर सकती है, कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। ये सब जनगणना के आधार पर ही ब्रिटिश सरकार तय करती थी। इतिहासकारों के अनुसार इन आंकड़ों की सटीकता के संदर्भ में भ्रम की स्थिति है, क्योंकि बीमारियों से होने वाली मौतों के सारणियों का अंतहीन क्रम, आयु, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने से संख्याओं का एक विशाल भंडार तो मिलता है, परंतु सटीकता निश्चित नहीं हो पाती है। तो इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आंकड़ों में क्या है, भिन्नता है। और यह भिन्नता क्यों है? क्योंकि आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर गणनाएं जो की जाती थी और विभिन्न बीमारियों से होने वाली मौतों की सारणियों का अंतहीन क्रम जो है, उसकी वजह से आंकड़ों में सटीकता नहीं है, परंतु सटीकता निश्चित नहीं हो पाती है। और इसके यही सब कारण हैं कि आयु, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार जो गणनाएं की जाती हैं और जिनमें लोग मरते रहते हैं, घटते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, तो इसमें सटीकता नहीं हो पाती है। जनगणना का अध्ययन नगरपालिका जैसे संस्थाओं के सर्वेक्षण, तो नगरपालिका क्या करती है, सर्वेक्षण का काम करती है, नक्शे और रिकॉर्डों के आधार पर किया जाता था, जिसमें औपनिवेशिक शहरों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता था। और जनगणना का विस्तार से अध्ययन करने पर कुछ रोचक तथ्य देखने को मिलते हैं। 1800 के पश्चात हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही, मतलब थम गई। 19वीं और 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का भाग स्थिर रहा, अर्थात 1900 से 1940 तक केवल 3% की वृद्धि हुई। इन 40 सालों के दौरान शहरी जनसंख्या 10% से बढ़कर 13% हो गई थी। तब शहरी जनसंख्या की आबादी बड़ी ही धीमी गति से बढ़ रही थी। शहरों का विकास, व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में बड़े शहरों के विकास में अत्यधिक वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि व्यवसाय और प्रशासन, यानी प्रशासनिक चीज़ें जो होती थी और व्यवसाय से संबंधित जो भी संस्थाएं होती थी वो कहाँ होती थी? शहरों में केंद्रित होती थी। इसलिए शहरों के विकास में अत्यधिक वृद्धि हुई। वहीं दूसरी ओर छोटे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से उभरने के अवसर नहीं मिल पा रहे थे। इस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, जिनका आधुनिक नाम क्या है, वर्तमान में इन्हें क्या बोलते हैं, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई विशाल शहरों के रूप में विकसित हुए। तो औपनिवेशिक काल में ये 3 शहर विशाल शहरों के रूप में विकसित हुए। ये शहर अर्थव्यवस्था के केंद्र थे और भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो बने हुए थे। अब क्या बन गए थे? ये संग्रह डिपो बन गए थे। किसके? भारतीय कपड़े के निर्यात उत्पाद के लिए। तब यहीं से क्या होता था? निर्यात किया जाता था। तीनों, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, तीनों के बंदरगाहों से
भारी मात्रा में सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। लेकिन इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद यहाँ ब्रिटेन में बनी वस्तुएं आयात होने लगी। तब शुरू में ये तीनों जो शहर थे वो निर्यात के केंद्र थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। बाद में जब ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इंग्लैंड में, तो ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुएं आयात होने लगी, मतलब स्थितियां बदल गई। निर्यात की जगह अब आयात होने लगा और भारत से निर्मित माल के स्थान पर कच्चे माल का निर्यात किया जाने लगा। मतलब इन शहरों का महत्व अभी भी ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि और बढ़ गया, क्योंकि इनके यानी कलकत्ता बंदरगाह, मद्रास बंदरगाह और बम्बई बंदरगाह से भारी मात्रा में कच्चे माल का निर्यात किया जाने लगा। इससे ये औपनिवेशिक शहर अन्य परंपरागत शहरों से बिल्कुल अलग हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ों का ध्यान इन शहरों पर विशेष रूप से रहता था, क्योंकि इन्हीं से इनको फ़ायदा था। तो इसलिए छोटे छोटे शहरों का अस्तित्व समाप्त होने लगा और ये शहर विकसित होकर के आज महानगर के रूप में हमारे सामने हैं। तो साथ ही शहर शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करने लगे। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रथम बार रेल जो है बम्बई से ठाणे यानी मुंबई से ठाणे चली थी, बम्बई में ही, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में। तो ये 1853 में डलहौजी के समय डलहौजी ने भारत का आधुनिकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके शासनकाल मतलब डलहौजी का जो कार्यकाल था उसमें भारत का आधुनिकीकरण भी हुआ, किंतु इसके नीति के कारण इसे भारतीय जनता जो है सराहना की दृष्टि से नहीं देखती है, इसके राज्य हड़प नीति के कारण। किंतु डलहौजी ने भारत का आधुनिकीकरण भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रथम बार रेलवे की शुरुआत यानी ट्रेन प्रथम बार चलाई गई डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बम्बई से ठाणे। और शहरों के विकास की गति और तेज़ हो गई। ट्रेन के चलने से क्या हुआ, शहरों की गति और तेज़ हो गई। प्रत्येक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण केंद्र बन गया। तो जो वस्तुएं आती थी ट्रेन के द्वारा वो वितरित की जाती थी, यानी विभिन्न स्थानों पर पहुंचाई जाती थी। इसके अतिरिक्त रेलवे कॉलोनियों और वर्कशॉप की स्थापना हुई। क्या हुआ, रेलवे में कर्मचारी जो काम करते थे उनके लिए कॉलोनियाँ स्थापित की गई और रेलवे के पार्ट को बनाने के लिए वर्कशॉपों की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जमालपुर, बरेली, ग्वालियर आदि रेलवे नगरों का उदय हुआ। कौन कौन से बच्चों? जमालपुर, बरेली और ग्वालियर आदि नगरों का उदय हुआ। ये भी नगरों के रूप में प्रकाश में आए। अब अगला टॉपिक हमारा है औपनिवेशिक काल में नगर नियोजन। तो कंपनी ने सबसे पहले अपना व्यावसायिक केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह, जो गुजरात राज्य में पड़ता है, सूरत बंदरगाह को बनाया। 1639 में कंपनी ने मद्रास पट्टम स्थित चेनापट्टम में व्यापारिक केंद्र बनाया। नगर नियोजन के लिए 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली ने अनेक कमेटियों का गठन कर प्रशासकीय आदेश जारी किए और इन आदेशों के अंतर्गत अनेक बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों तथा चर्म शोधन, चर्म यानी चमड़ा, शोधन मतलब शुद्ध करने वाले इकाइयों की सफाई की गई। इसके पश्चात जन स्वास्थ्य के लिए शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजना पर विशेष ध्यान दिया गया। अर्थात जैसे जैसे व्यापारिक नगरों का विकास हो रहा था, अंग्रेज उन नगरों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको इन नगरों में रहना था और इसलिए
सफाई की और जनस्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था अंग्रेजों ने शहरों एवं नगरों में उपलब्ध कराई। 1817 में बेलेजली के पश्चात लॉटरी कमेटी, कौन सी कमेटी? लॉटरी कमेटी द्वारा नगर नियोजन का कार्य किया जाने लगा। तब बेलेजली ने अलग से नगर नियोजन को, तब नगर की देखभाल करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई और उसके जाने के पश्चात यह कमेटी जो है, कौन सी कमेटी थी बच्चों? लॉटरी कमेटी नगर नियोजन का कार्य करने लगी। लॉटरी कमेटी के अंतर्गत नगर नियोजन के कार्य के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के मध्य लॉटरी बेच करके की जाती थी, इसीलिए इसे लॉटरी कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इस कमेटी में पैसा कहाँ से आता था? जनता के मध्य लॉटरी बेच करके, इसीलिए इसे लॉटरी कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ प्रमुख नगरों का नियोजन इस प्रकार किया जाता था। मद्रास का नगर नियोजन, मद्रास यानी आधुनिक चेन्नई का नगर नियोजन। तो मद्रास का विकास अनेक गांवों को मिलाकर किया गया था, जहाँ भिन्न भिन्न समुदायों के लोग रहते थे। मतलब एक समुदाय के लोग नहीं रहते थे, बल्कि मद्रास में विभिन्न वर्ग एवं जाति के लोग, समुदाय के लोग रहते थे। और दुभाष एजेंट यानी दो भाषाओं को जानने वाले जो एजेंट होते थे, दुभाषीय होते थे, एक व्यापारी के रूप में काम करते थे, जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में बात कर सकते थे। तो एजेंट जो होता था वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञाता होता था। ऐसे ही दक्षिण भारत में वहाँ की स्थानीय भाषा जानने वाला और अंग्रेजी जानने वाला ही एजेंट बनाया जाता था, क्योंकि किसानों से माल खरीदने का काम कौन करता था? एजेंट करता था। अगर एजेंट की भाषा किसानों को समझ में नहीं आती तो एक दूसरे से वार्तालाप कैसे होता है? इसलिए एजेंट हमेशा दुभाषीय यानी दो भाषा को जानने वाले को बनाया जाता था। ये सरकार में अपनी पहुंच का प्रयोग कर लोकहित के कार्यों को तथा मंदिरों को संरक्षण प्रदान कर समाज में अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाते थे। तो ये दोभाषीय एजेंट जो होते थे, इनकी पकड़ सरकार तक होती थी और ये सरकार से मंदिरों के लिए और संरक्षण प्रदान करवाते थे तथा साथ ही लोकहित के कार्य करवाकर जनता में शक्तिशाली हो जाते थे, सम्मानित हो जाते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता के कारण कंपनी ने मद्रास की किलेबंदी के साथ अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ बनाया। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी स्थापित की, इसके बाद डचों ने, फिर अंग्रेज़ों ने, इसके पश्चात फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और पुर्तगाली तथा डच दोनों व्यापारिक क्षेत्र में अंग्रेज़ों से पीछे हो गए, प्रतिद्वंदिता में हार गए और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक प्रतिद्वंदिता बहुत दिनों तक चलता रहा और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदिता के कारण अंग्रेज़ों ने मद्रास किले की किलेबंदी शुरू कर दी। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के कारण मद्रास का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकास हो गया। यहाँ अंग्रेज़ों के वर्चस्व के साथ भारतीयों की स्थिति को कमज़ोर रूप में देखते थे। अंग्रेज़ों द्वारा
स्थापित सेंट जॉर्ज फोर्ट व्हाइट टाउन गोरा शहर के रूप में विख्यात था। सेंट जॉर्ज फोर्ट यह अंग्रेजों का किला था, जो अंग्रेजों का क्षेत्र था वह गोरा शहर के नाम के रूप से विख्यात था, जहाँ केवल यूरोपीय लोगों का निवास था। यानी सेंट जॉर्ज फोर्ट में केवल यूरोपीय लोगों का निवास था। यहाँ डच और पुर्तगालियों को भी यूरोपीय ईसाई होने के कारण रहने की छूट थी, इसे डचों को और पुर्तगालियों को। फोर्ट के बाहर ब्लैक टाउन यानी काला शहर का एक व्यवस्थित क्रम में विकास किया गया, जहां औपनिवेशिक शहरों की विशिष्टता देखने को मिलती थी, परंतु किले के चारों ओर एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने के लिए 18वीं सदी के मध्य में काले शहर को नष्ट कर दिया गया। सेंट जॉर्ज फोर्ट की उत्तर दिशा में एक नया काला शहर बसाया गया। इस शहर में बुनकरों, कारीगरों तथा दुभाषीय एजेंटों को रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ऐसा अंग्रेज क्यों करते थे बच्चों? क्योंकि उन्हें श्रमिक चाहिए थे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, कारीगर चाहिए थे और किसानों से माल खरीदने के लिए, माल बेचने के लिए दुभाषीय एजेंट चाहिए थे। इसलिए सेंट जॉर्ज फोर्ट के एक साइड में उत्तर दिशा में भारतीयों के लिए एक शहर बसाया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? काला शहर। और ये बुनकर, कारीगर और दुभाषीय ब्रिटिश कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। बेल्लालार नामक स्थानीय ग्रामीण जाति के लोगों को शुरुआत में कंपनी के द्वारा नौकरी पर रखा जाता था। किसे? बेल्लालार ये स्थानीय जाति थी जिसे अंग्रेजों द्वारा कंपनी में नौकरी पर रखा जाता था। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी प्रशासन में सरकारी पदों को खोजने लगे थे। तब पढ़े लिखे दक्षिण भारतीय ब्राह्मण जो है प्रशासनिक पदों के लिए योग्यता अनुसार पद प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए। और ट्रिप्लिकेन जो एक मुस्लिम जनसंख्या का केंद्र बन गया था, पहले हिंदू धार्मिक केंद्र था, बाद में ट्रिप्लिकेन जो है मुस्लिम जनसंख्या का केंद्र बन गया। सान थोम तथा गिरजा मद्रास शहर का भाग बन गए, जो रोमन कैथोलिक समुदाय के केंद्र थे। तब पहले ये क्या था? रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। कौन कौन सा बच्चों? सान थोम तथा गिरजा मद्रास शहर का भाग बन गया, ये अलग था, मद्रास में कर लिया गया। इसी प्रकार गार्डन हाउसेज बगीचे वाला मकान बनने लगे। तब अब बगीचे वाले मकान बनने की प्रथा प्रारंभ हो गई, बगीचे वाले मकान बनने लगे। और शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण करने वाला तेलुगु कोमाटी समुदाय एक शक्तिशाली व्यापारी वर्ग था। गुजराती बैंकर भी 18वीं सदी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। गरीब कामगार वर्ग में वन्नियारों और पेरियारों की संख्या अधिक। तब जो गरीब किसान वर्ग था, कामगार वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, उनमें बन्नियारों और पेरियारों की संख्या अधिक हुआ करती। ये था मद्रास शहर का मद्रास शहर की स्थिति। अब कलकत्ता नगर योजना पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। कलकत्ता का नगर नियोजन।
आधुनिक नगर नियोजन का प्रारंभ औपनिवेशिक शहरों से ही प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ में भूमि उपयोग तथा भवन निर्माण के नियम के द्वारा योजना को तैयार किया गया। इसके बाद औपनिवेशिक शहरों में लोगों की गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होता था। यह नियंत्रण अनेक कारकों से प्रेरित था, जिसमें रक्षा से संबंधित प्रमुख कारक थे। लॉटरी कमेटी द्वारा कलकत्ता शहर का नक्शा बनाया गया तथा अवैध अधिकारों को भी हटाया गया। जिनका अवैध अधिकार था उनको हटा दिया गया। किस कमेटी द्वारा? लॉटरी कमेटी के द्वारा। और निम्न वर्ग को शहर के बाहर जगह दी गई। कहाँ दिया गया? निम्न वर्ग को कहाँ बसाया गया? शहर के बाहर बसा दिया गया बच्चों। और 1798 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने की सहायक संधि चलाई थी, द्वारा बनवाया गया महलनुमा गवर्नमेंट हाउस अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक बन गया। तो वेलेस्ली ने कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस बनवाया, जो अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक था। अंग्रेज स्वास्थ्य और सौंदर्य परक तत्वों को ध्यान में रखते हुए भवनों का निर्माण करते थे और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर शहरों में अधिक खुले स्थान छोड़ने की परंपरा का विकास हुआ। 1817 में हैजा फैलने और 1896 में प्लेग, कलकत्ता में 1817 में हैजा और 1896 में प्लेग नामक महामारी फैलने से सरकार ने उस समय स्वीकृत सिद्धांत, यानी जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है, के सिद्धांत के अनुसार कार्यवाही की। द्वारकानाथ टैगोर तथा रुस्तम जी, कोवास जी जैसे प्रसिद्ध भारतीयों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। और ये द्वारकानाथ टैगोर तथा रुस्तम जी कोवास जी जो थे, ये उस समय के संपन्न भारतीय थे। तो इन्होंने भी अंग्रेजों के इस सिद्धांत का, स्वीकृत सिद्धांत का समर्थन किया। कलकत्ता की घनी जनसंख्या वाली बस्तियों को दूर के क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया एवं गरीब मजदूरों को वहां से बाहर निकाल दिया गया तथा उन्हें कलकत्ता के बाहरी स्थानों पर जगह दे दी गई। यानी शहर को खाली करा दिया गया मजदूरों से और गरीब लोगों से। आग लगने की आशंका से 1836 में फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसी क्रम में मकानों में ईंटों की छत को अनिवार्य कर दिया गया। वित्त पोषण यानी फंडिंग सहित नगर नियोजन के सारे आयामों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। यानी सभी चीज़ों पर अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। मानव स्वास्थ्य को माध्यम बनाकर व्हाइट और ब्लैक टाउन, यानी अंग्रेज़ों के शहर और भारतीयों के शहर जो विभाजित करके बसाए गए थे, वाले विभाजन को और बल मिला तथा इसी आधार पर शहरों का निर्माण किया जाने लगा। यानी अंग्रेज़ों के लिए अलग बस्ती और भारतीयों के लिए अलग बस्ती बसाने का क्रम शुरू हो गया। नगर निगम में शामिल भारतीय प्रतिनिधियों ने इस भेदभाव का विरोध किया, जिससे सरकार की भेदभाव से परिपूर्ण नीतियों ने जनता में उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। तो बच्चों, जब भारतीयों ने नगर निगम में प्रवेश करना शुरू किया पढ़ने लिखने के पश्चात, तो उन्होंने अंग्रेज़ों की इस भेदभावपूर्ण नीति यानी ब्लैक टाउन और वाइट टाउन का विरोध किया और यह विरोध इतना मुखर हुआ कि जनता में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा मिला। अब है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। तो 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज, जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 1757 प्लासी का युद्ध बताया था, उसके अंतर्गत कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को, जब अंग्रेज़ों ने किलेबंदी प्रारंभ की तो सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने के लिए पत्र लिखा, किंतु अंग्रेज़ों ने
उसकी उपेक्षा की, क्योंकि अंग्रेज कलकत्ता पर अधिकार करना चाहते थे। तो 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खां का यह नाती था। तो कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए माल गोदाम, जो एक छोटे किले के रूप में था, पर अधिकार कर लिया, जिससे ब्रिटिश कंपनी में सुरक्षा को लेकर भय व्याप्त हो गया। अतः कंपनी ने बंगाल में अपने शासन की शुरुआत से ही नगर नियोजन पर विशेष ध्यान दिया, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि अंग्रेज न तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और न ही वे नवाब की शर्तों को मानने के लिए तैयार थे, जबकि नवाब अपनी संप्रभुता को दर्शाना चाहता था। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के हार के बाद सुल्तानाती कोलकाता और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता किले यानी फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, जिससे उस समय उस पर हमला न किया जा सके। तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों बंगाल के दोनों भाग को मिलाकर के कौन सा किला बनाया गया बच्चों? फोर्ट विलियम किले का निर्माण, विशाल फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया, ताकि उस पर हमला न किया जा सके। अब अगला जो शहर नियोजित हुआ वह था बम्बई का नियोजन। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। क्या था? ब्रिटिश भारत की बम्बई वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण मुंबई बंदरगाह जो है पश्चिमी तट का एक व्यस्ततम बंदरगाह आज भी माना जाता है, कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी था। प्रारंभ में यह 7 टापुओं का क्षेत्र था। मुंबई को 7 टापुओं का प्रदेश माना जाता है। 7 टापुओं से मिलकर के 7 आइलैंड से मिलकर के मुंबई बना हुआ है, जिन्हें एक दूसरे से जोड़ करके एक शहर बनाया गया है, 7 टापू। 19वीं सदी के समाप्त होने तक बम्बई से भारत का आधा आयात और निर्यात किया जाता था। तब मुंबई पत्तन से ही पूरे भारत का जितना माल आयात और निर्यात होता था, उसका आधा केवल मुंबई पत्तन से ही किया जाता था। अफीम इस व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तु थी, जो चीन को निर्यात की जाती थी। तो अंग्रेज चीनियों को प्रभुत्व में लाने के लिए चीन में अफीम बेचते थे, और अफीम इसी पत्तन के द्वारा यानी मुंबई पत्तन के द्वारा चीन में जाती थी। बम्बई के व्यापार में भारतीय व्यापारी और मध्यस्थ भागीदार थे, जिन्होंने राजस्थान, मालवा, सिंधु के अफीम उत्पादन क्षेत्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और परिणाम स्वरूप भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। तो क्या हुआ? एक नया वर्ग प्रकाश में आया। कौन सा? भारतीय पूंजीपति वर्ग। और इस वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, बोहरा, गुजराती बनिए, यहूदी और आर्मीनियाई जैसे समुदाय के लोग शामिल थे। तो बम्बई शहर के बसने के पश्चात जो अफीम उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा अफीम व्यापार के साथ, उसके परिणाम स्वरूप भारत में जो नया पूंजीपति वर्ग सामने आया बच्चों, उसमें कौन कौन से कास्ट के लोग थे, धर्म के लोग थे, वर्ग के लोग थे? तो वे थे पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, बोहरा, गुजराती बनिए, यहूदी और आर्मीनियाई जैसे समुदाय के लोग शामिल थे। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत करने के लिए एक एक्ट बनाया था। उसी के खिलाफ
अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था 1861 में। तो अमेरिकी गृह युद्ध शुरू होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वहाँ से आने वाली कपास बंद हो गई। कहाँ से? अमेरिका से, जिससे भारतीय कपास की मांग बढ़ गई। तो अभी क्या हो रहा था? ऊपर अफीम का व्यापार, अब कपास का व्यापार भी शुरू हो गया। तो कपास उत्पादन मुख्य रूप से दक्कन में किया जाता था, यानी दक्षिणी क्षेत्र में। इन परिस्थितियों ने भारतीय व्यापारियों और मध्यस्थ वर्ग को लाभ का अवसर प्रदान कर दिया। तो जो अंग्रेजों के समर्थित व्यापारी थे और मध्यस्थ थे, वो लाभ कमाने लगे। फिर 1869 में स्वेज नहर, मिस्र में स्वेज नहर के खुलने से बम्बई की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल गई। यानी स्वेज नहर से मुंबई पत्तन से माल सीधे आने जाने लगा। तो इससे स्वेज नहर के खुलने से 1869 में स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो जो है ये अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली, जिससे बम्बई की भारत का सरताज समझा जाने लगा। क्या हो गया? बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित किया गया। अरब्स प्रीमा इन इंडियाज घोषित कर दिया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बम्बई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे नए उद्योगों में रुचि ले रहे थे। साथ ही निर्माण उद्योग में भी उनका हस्तक्षेप होता था। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ अंग्रेज कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानियों में परिवर्तित करने लगे। शहरों की भव्यता के साथ उनका साफ और व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना आवश्यक समझा गया, जिससे शाही सत्ता का वर्चस्व दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का अपने फायदे के लिए सुनियोजित ढंग से नगर निर्माण योजना के तहत इन्हें बसाया और व्यापारियों को प्रश्रय दिया, नए मध्य वर्ग को प्रश्रय दिया, जो कि इनके व्यापार में इन्हें फ़ायदा दिलाता था। किंतु बाद में यही व्यापारी वर्ग स्वयं व्यापार में रुचि लेने लगे। और अगला टॉपिक हमारा है औपनिवेशिक शहर के स्वरूप में परिवर्तन, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।